हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन से राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कला एवं विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। देखिए, केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कला एवं विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। केरल सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ऊपरी और निचली आयु सीमा को हटाने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अपने नियमों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। ऊपरी आयु सीमा को समाप्त करने के निर्णय से राज्य के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय को ट्रांसजेंडर छात्रों के समक्ष आने वाले शैक्षणिक और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु एक आवश्यक ट्रांसजेंडर नीति अपनाने का निर्देश दिया गया। केरल देश का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय पर केंद्र सरकार का व्यय वर्ष 2016-17 में 33 करोड़ रुपए से बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? ऑप्शन ए 133 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 233 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 333 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 433 करोड़ रुपए। देखिए, पेगासस विवाद के बीच जो है ये बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय पर केंद्र सरकार का जो व्यय है वो वर्ष 2016-17 में 33 करोड़ रुपए से बढ़कर 333 करोड़ रुपए हो गया, जो कि तकरीबन 10 गुना बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है और वह प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजित डोभाल है। इसका गठन जो है वो 1999 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। एनएससी में 3 स्तरीय संरचना शामिल है, जिसमें पहला आपका रणनीतिक नीति समूह यानी एसपीजी, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनसीएबी और तीसरा है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 333 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक जल्द ही कौन सा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा? ऑप्शन ए 2001 FO32, ऑप्शन बी 2008 ZO20, ऑप्शन सी 2000 MO18, ऑप्शन डी 2005 KO22। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक जल्द ही एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से टकराएगा। 2008 ZO20 नामे की हो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड लंबाई में लगभग 200 मीटर है, जो कि एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। नासा के अनुमान के अनुसार ये 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के पास से गुजरेगा और पृथ्वी के लगभग 3 से 4 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। 2008 ZO20 क्षुद्र ग्रह इससे पूर्व जो है 20 जून 2008 को पृथ्वी के करीब से गुजरा था और नासा के अनुमान के मुताबिक जो है 25 जुलाई 2034 को यह क्षुद्र ग्रह जो है वो पुनः पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। नासा के अनुसार नियर अर्थ ऑर्बिट जो कि 0.05 खगोलीय इकाई से नीचे या 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरते हैं, उन्हें संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चूंकि 2008 ZO20 क्षुद्र ग्रह 0.02 से 0.03 खगोलीय इकाई की दूरी से गुजरता है, अतः इसे संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2008 ZO20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 27 जुलाई। देखिए, भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच जो है वर्ष 99 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था और इसे भारत विजय हुआ।
कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक है। युद्ध श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूर स्थित जो कारगिल शहर है उसके स्थित टाइगर हिल क्षेत्र में लड़ा गया था। यहाँ की रातें लंबी होती है और तापमान जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को भेजा। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 से करीब घायल हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी पूनम यादव, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी ताकियो याना। देखिए, साइखो मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल जीत लिया है। मीराबाई ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। मीराबाई ने स्नैच में 87 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन का भार उठाया। इस तरह उन्होंने जो है कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी जबकि सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। मीराबाई चानू का जो जन्म है वो 8 अगस्त 1994 को भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुई थी। चानू ने जो 2014 राष्ट्रमंडल खेल में 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता तथा गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 संस्करण में भारतीय कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में अनाहाइम संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना था। चानू ने 24 मई 2021 को ओलंपिक में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत अब जीत लिया है। ये उनके कुछ कीर्तिमान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से शहर में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी वुहान, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री ब्रिज जो है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। यह परियोजना जो है एम्स्टर्डम शहर में ओदेंजी आस्टरवर्गवाल नहर में खोली गई है। इस ब्रिज का निर्माण जो है वो एम्स्टर्डम वेस्ट 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने किया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। इसे 4500 किलो स्टील से तैयार किया गया है। 12 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। कंपनी ने इस स्टील ब्रिज का नाम जो है वो MX3D, जो कि अपने उसका कंपनी का नाम है, उसी के नाम पर रखा है। ब्रिज में 1 दर्जन से अधिक सेंसर लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी महिला 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है? ऑप्शन ए कल्पना त्यागी, ऑप्शन बी सिरिसा बांदला, ऑप्शन सी रुचि प्रभाकर, ऑप्शन डी नेहा गोस्वामी। देखिए, भारतीय मूल की सिरिसा बांदला 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। उन्होंने अरबपति सर रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान VSS यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष के किनारे तक वजन भरी है। सिरिसा बांदला रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान में सवार 6 चालक दल के सदस्यों में से एक थी, जो पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतरिक्ष के किनारे पर उड़ान भरी थी। बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली चौथी भारतीय भी बन गई है। अंतरिक्ष में जाने वाले अन्य भारतीयों में राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरिसा बांदला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कौन से राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा और डॉल्फिन के बदले व्यवहार, भोजन की आदतों, उत्तरजीविता कौशल, मृत्यु के कारण और अन्य पहलुओं सहित इन डॉल्फिन्स पर
गहन शोध को सक्षम करेगा। एनडीआरसी परियोजना डॉल्फिन के लिए फायदेमंद होगी, जिसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को की थी। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ये दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियां चीन की यांत्सी नदी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, पाकिस्तान की सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। गंगा की डॉल्फिन मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूल सांगू नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन्स आमतौर पर अशांत पानी में पाई जाती है, जहां इनके पास खाने के लिए पर्याप्त मछलियां होती है। बिहार में देश की अनुमानित जो है 3000 डॉल्फिन्स आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार मार्च 2021 तक स्वच्छ गंगा निधि में कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुके हैं? ऑप्शन ए 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 450 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 350 करोड़ रुपए। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार मार्च 2021 तक स्वच्छ गंगा निधि यानी क्लीन गंगा फंड में जो है 450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। इसे भारतीय न्यास अधिनियम 8082 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत भारत की निवासियों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को गंगा नदी के संरक्षण हेतु योगदान करने की अनुमति दी गई है। स्वच्छ गंगा निधि में किया गया अंशदान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में परिभाषित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के दायरे में आता है। स्वच्छ गंगा निधि गंगा के प्रति लोगों के उत्साह का उपयोग करने और उन्हें गंगा के करीब लाने और स्वामित्व की भावना पैदा करने की एक पहल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 450 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल राजेश सिंह, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल विनय वधवार, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल दिनेश चौहान, ऑप्शन डी वाइस एडमिरल अर्जुन सिंह राठौर। देखिए, भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वधवार को बिनवर उच्चायुक्त द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार का नामकरण जो है वो एडमिरल्टी के से पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसे 2006 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता का चयन जो है वो यूके के जो हाइड्रोग्राफी ऑफिस है उसके मुख्य समिति द्वारा विश्व भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल विनय वधवार। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।